अब हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट which can be stored and used based on its quality, capacity and utility and which becomes our heritage can be termed as resource। अब रिसोर्स की एक डेफिनेशन देनी हो तो क्या हो सकती है, तो ध्यान से पढ़ना। एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट, बहुत सारी चीज जो हमें एनवायरमेंट से मिलती है, विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी, जिसे हम स्टोर करते हैं, यूज करते हैं क्वालिटी के बेस पे, कैपेसिटी के बेस पे, उसकी यूटिलिटी के बेस पे, एंड विच बिकम्स आवर हेरिटेज, जो हमारी हेरिटेज बन जाती है, उसे हम रिसोर्सेज कहेंगे। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स। रिसोर्सेज हम उसे भी कहेंगे जो हमारी कुछ एम्स है उन्हें पूरा कर सके, कुछ ऑब्जेक्टिव हो उसे पूरा कर सके, और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका वो सॉल्यूशन दे सके, तो उसे भी हम रिसोर्स कहेंगे। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज्ड टू अकम्प्लिश ह्यूमन नेसेसिटी ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। कोई ऐसी चीज जो ह्यूमन लाइफ की नेसेसिटी को फुलफिल कर सके, जरूरत को पूरी कर सके, उसे भी हम रिसोर्सेज कहेंगे। The people of the earlier times were not aware of the mineral available below the surface of the soil। पहले के जो लोग थे उनको नहीं पता था कि जमीन के नीचे जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया जा सकता है। Hence could not utilize it, जब उनको पता ही नहीं था तो वो इसको यूज में कैसे लेते। That is why those minerals were not considered as a resource। इसलिए उस रिसोर्सेज को उस मिनरल्स को हम रिसोर्स को मतलब कि लोगों को नहीं पता था कि जमीन के नीचे भी जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसे मिनरल कहते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं था, तो उस मिनरल को हम रिसोर्स नहीं कह सकते, जबकि अब हमें पता चल गया है तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। The things that help in men's welfare and satisfy their demands are resource for men। ऐसी चीज जो इंसानों की वेलफेयर के लिए, उनको उनके संतोष के लिए हेल्पफुल हो, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कहेंगे, जो नेचुरली एनवायरनमेंट में अस्तित्व में हो, इज इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन, जो अवेलेबल हो और इजीली यूजफुल हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। तो अब हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। The water resources of India includes river, lakes, seas, etc. अब वाटर रिसोर्सेज है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तालाब है, नदी है, समुद्र है, वो सब। The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origin and characteristics। अभी इंडिया के जो रिवर्स है उनको 2 भागों में मतलब डिवाइड किया जाता है उसके ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। पहला है रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया, दूसरा है रिवर ऑफ द साउथर्न इंडिया। तो हम रिवर ऑफ द नॉर्थन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। द सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं वो नॉर्थन इंडिया की नदियां हैं, ठीक है। दे आर पेरेनियल इन नेचर। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी। अब गंगा को भगीरथी नाम से भी जाना जाता है। देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा। अभी गंगा नदी का जो डेल्टा है उसके आजू बाजू जो ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन है, मतलब कि गंगा नदी है उसके 3 भाग में फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल यानी कि फलद्रुप, प्लेन यानी कि मैदान, तो फलद्रुप मैदान है, मतलब वहां हम कुछ भी उगा सकते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां है वो बहुत बड़े वाटरवेज है। यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस, उसे नेविगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। बिसाइड दिस द झेलम, चेनाब, सतलेज, रावी एंड बीस ऑल्सो फ्लोज इन द नॉर्थ। और ये सारी नदियां हैं वो भी नॉर्थ की साइड फ्लो होती है। एवरी ईयर devastating floods in Koshi River
in the state of Bihar destroy the lives and the property of the people of that area. अब हर साल क्या होता है, कोशी रिवर में एक तूफान आता है, एक फ्लड आता है, जो कोशी रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो बिहार स्टेट में है। तो और वहाँ वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है और लोगों की प्रॉपर्टी उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा फ्लड आता है हर साल। अब हम रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। अभी जो तापी, नर्मदा और महानदी है वो कैसे बहते हैं, तो माउंटेन के ऊपर से बहते हैं। माउंटेन के ऊपर से बहते हैं इसलिए वो झरनों की तरह दिखते हैं, ठीक है। द नर्मदा एंड तापी फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी। अब जो नर्मदा और तापी नदी है वो वेस्ट से फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। While the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flows eastward and merge in the Bay of Bengal. अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा ये सारी नदियां हैं वो ईस्टवर्ड से फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। These rivers flow through the uneven surface of the ground like a high and slopy region, therefore they form waterfall. और वो इस तरह से बहती है समुद्र मतलब कि पहाड़ों से कि वो झरने की तरह, वाटरफॉल की तरह हमें लगता है। That is why these rivers are not used as waterways. इसलिए ये नदियां है वो वाटरवेज की जैसे यूज नहीं हो पाती है। They are used for irrigation purpose and in production of hydro electricity. ये सारी नदियां है वो इरिगेशन पर्पस मतलब एग्रीकल्चरल में काम आती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी ये नदियां काम आती है। अभी रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और उसके बेनिफिशियल है। तो रिवर नर्मदा है, जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा प्रोजेक्ट बना है, तो नर्मदा प्रोजेक्ट बना है और उसका लाभ किन किन स्टेट को जाता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। आप साथ में इस बुक्स को देखते जाना। आप कृष्णा नदी है उसके ऊपर नागार्जुना प्रोजेक्ट बना है और उसका लाभ है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट को जाता है। तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बनाया गया है और कर्नाटक को ये फायदेमंद है। कोशी नदी है उस पर कोशी प्रोजेक्ट बनाया गया है और ये बिहार के लिए बहुत बेनिफिशियल है। महानदी है उसके ऊपर हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया है और ओडिशा में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सतलुज नदी है उसके ऊपर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया है और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ देते हैं। डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया? क्या आपको कुदरती तालाबों के बारे में पता है जो इंडिया में है? तो इसमें स्टेट, लेक्स और स्पेशलिटी दी गई है, तो आप भी अपने बुक में देखते जाना। जम्मू कश्मीर स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट में कौन सा तालाब आया, कौन सा लेक आया है, तो डाल और वुलर नाम का लेक आया है और उसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये फ्रेश वाटर लेक है। आंध्र प्रदेश स्टेट में कोलेरू नाम का एक लेक है, उसकी भी खासियत यही है कि ये फ्रेश वाटर लेक है। तमिलनाडु में पुलिकट नाम का एक लेक है और इसकी खासियत ये है कि ये खारा पानी है इसका। उड़ीसा में चिल्का सरोवर है, उसमें भी ये स्पेशलिटी है कि वो खारा पानी है। राजस्थान में सांभर सरोवर है और उसकी भी खासियत यही है कि ये खारा पानी है। गुजरात में नल सरोवर है और उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये थोड़ा सा सोल्ट वाटर है, पार्टली है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सोल्ट वाटर है। डू यू नो अबाउट द आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? क्या आपको आर्टिफिशियल लेक के बारे में पता है जो इंडिया में आर्टिफिशियल यानी कि लोगों ने बनाया हो और नेचुरली यानी कि कुदरती तरीके से बना हो? तो आर्टिफिशियल में ये है कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उस पर सतलुज नदी है और उसमें कौन सा लेक है, तो गोविंद सागर लेक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी है और उस पर नागार्जुना सागर नाम का तालाब है। तेलंगाना स्टेट है, रिवर है मंजरा और सरोवर कौन सा है, निजाम सागर। गुजरात में नर्मदा नदी है और उस पर सरदार सरोवर लेक है। मध्य प्रदेश में चांबल रिवर है और उस पर गांधी सागर लेक है। इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट।
नर्मदा प्रोजेक्ट। The Narmada project is the biggest purpose project of गुजरात। नर्मदा प्रोजेक्ट है वो बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है गुजरात का। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी द मेन कैनाल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी कैपेसिटी के टर्म से बात करें तो जो मेन कैनाल है नर्मदा प्रोजेक्ट का वो दुनिया में सबसे बड़ा है। The length of the entire canal network is approximately 66,000 किलोमीटर। अब लेंथ अगर हम मेन कैनाल की बात करें तो वो कितना लंबा है 66,000 किलोमीटर्स। 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project। नर्मदा प्रोजेक्ट से इतने गांव और इतने सिटी है जो गुजरात के जिसको पीने का पानी पहुंचता है। 14 districts, 75 talukas और 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project। नर्मदा प्रोजेक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट को, 75 तालुकास को और 3,360 विलेज है जो गुजरात में जिसको इरिगेशन फैसिलिटी के लिए पानी जाता है। अब हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। Mineral resources. Biotic and abiotic materials below the surface of the earth are transformed into minerals having a different chemical components due to the intense heat and pressure। मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक मटेरियल है जो कि हमें अर्थ के सरफेस के नीचे से मिलते हैं वो ट्रांसफर होते हैं मिनरल्स में। कैसे ट्रांसफर होते हैं? एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण वो मिनरल में ट्रांसफर हो जाते हैं। This treasure trove of mineral is formed in the core of the earth through the natural process lasting for thousands of years। हजारों साल के नेचुरल प्रोसेस के बाद ये मिनरल है वो मिलते हैं। There are many impurities present due to which they are called ores। और ये जो मिनरल्स हमें मिलते हैं एकदम प्योर क्वालिटी में नहीं होते हैं, इम्प्योर क्वालिटी में होते हैं जिसको हम ओर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल आयरन ओर। Only after the refining the ore we get a mineral in a pure form। उसके ऊपर से ओर्स हटाने के बाद हमें ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। These minerals form the foundation of the economic might and prosperity of the country। और ये जो मिनरल्स है वो हमें इकोनॉमिक कंडीशन है ये सुधारने के लिए भी काम आते हैं और ये अपनी एक तरीके से कंट्री का जो कंट्री की जो समृद्धि है उसको भी ये मेजर करता है। Minerals can be divided into 3 types: metallic minerals, non-metallic minerals and power generating minerals। तो metallic minerals में क्या है? rock ions, copper, gold, zinc, tin, nickel, mercury, platinum, ये सारे metallic minerals हैं। non-metallic minerals कौन कौन से हैं? diamond, ruby, limestone, china clay, डोलामाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास एंड फॉस्फेट, ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अब पावर जनरेटिंग मिनरल्स कौन से हैं? तो कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा। ओके।